हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं मैराथन का। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने पार्ट 1 आपको ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में मेरा जो मेन पर्पस था वो मैनेजमेंट, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, क्यों उसे साइंस आर्ट कहते हैं, क्यों क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करी थी इंक्लूडिंग थ्योरीज, राइट। तो एक बड़ी वीडियो बन चुकी थी वहाँ पे। तो अब मैंने छोटी सी वीडियो बनाने का सोचा है मैराथन पार्ट 2 के लिए। तो इसमें सिर्फ आपको प्लानिंग ही कवर करूँगा मैं, क्योंकि प्लानिंग में ही बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको करते हुए एटलीस्ट 15 मिनट्स की वीडियो बन सकती है। तो इतनी मैराथन के लिए बहुत है। तो जल्दी से कर लेते हैं आज का ये टॉपिक कवर। तो प्लानिंग क्या होता है सबसे पहले देखिए। तो प्लानिंग की जब भी बात करोगे तो मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग एक सबसे पहला फंक्शन ऐसा है जिसको करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन टू से दैट कि विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं पॉसिबल है। मतलब कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको इंक्लूडिंग ये चीज़ बता दी थी कि प्लानिंग क्या होता है, राइट। तो प्लानिंग के बेसिक चीज़ के बारे में तो आपने मेरे पार्ट 1 में पता कर ही लिया है कि दैट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। एक मैनेजर ने थिंक करना है कि मुझे क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, कि क्यों मैनेज करना है, कैसे मतलब किससे मैनेज करवाना है एक पर्टिकुलर टास्क को। ये सब चीज़ें जब मैनेजर डिसाइड करता है तो वो किसके क्या फंक्शन माना जाता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग एक तरीके से एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं या स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं कि हमने आने वाले जो फंक्शंस हैं उनके थ्रू कैसे इस स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस में बदलना है और लास्ट तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका मेनली क्या है, प्लानिंग है, जिसके बिना आपकी नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कंप्लीट नहीं हो सकते विदाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग को करोगे तो आगे काम चलेगा। सेकंड, अब इसमें मेन चीज़ें क्या है प्लानिंग के अंदर, जब भी बात करोगे तो मेनली इसमें फीचर्स सबसे पहले कवर होते हैं कि फीचर्स क्या हैं। गोल ओरिएंटेड, मैंने पहले ही कहा हर एक फंक्शन इसका गोल ओरिएंटेड है मैनेजमेंट का, कि जो भी प्लानिंग करोगे वो किसी पर्पस के लिए करोगे, गोल्स को सेट करने के लिए करोगे, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए करोगे। तो कहीं ना कहीं इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि किसी तरीके से मैनेजर को गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना कि आगे क्या करना है। इसके अलावा फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इसमें हम आगे की ओर देखते हैं कि हमने आने वाले समय के लिए क्या करना है और उसके लिए पहले सोचते हैं। दैट इज़ नोन एज फॉरवर्ड लुकिंग। उसके बाद है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि प्लानिंग भी चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है। मतलब कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने प्लान को एक सेकेंडरी प्लान के साथ बदल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कुछ चेंजेस आ सकती हैं तो आप उसके साथ ही अपने प्लानिंग को भी चेंज करते हो। तो वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एज अ डायनामिक फॉर्म में है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हम अपनी प्लानिंग को भी चेंज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एक कोऑर्डिनेटेड चीज़ है, यानी जिसमें हम रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे ह्यूमन या फिर फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और जितने भी हम एफर्ट्स लगा रहे होते हैं उनको इस तरीके से बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज और एफर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। मींस एक दूसरे के साथ मिलकर, ताकि कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए। क्लियर? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हो। मेरा मेन फोकस है कि आपको ये बताना कि क्या-क्या चीज़ें थी प्लानिंग के अंदर। लेकिन अब हम अगर ये बात करें कि प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली। तो सबसे पहले मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट जब कवर करा था गोल ओरिएंटेड का, तो मैंने एक वर्ड कहा था, प्रोवाइड द डायरेक्शन, राइट। तो उससे से ही एक इम्पॉर्टेंस कवर हो जाती है कि प्लानिंग का सबसे पहला ही काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। एक मैनेजर आता है, मैनेजर को प्लानिंग की हेल्प से क्या मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है कि आने वाले टाइम पीरियड में उसने क्या करना है। सेकंड है हेल्पफुल इन एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मेथड्स, ये सब चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है और कोऑर्डिनेटेड की वजह से हम इसे क्या करते हैं, आसानी से एलोकेट कर देते हैं और इसका बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन इज रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। जब भी हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारा एक जो माइंड सेट है वो इस चीज़ में बदल जाता है कि हमने आने वाले रिस्क को कहीं ना कहीं कवर करके रखा हुआ है। तो अनसर्टेनिटी जो हमारे पास सामने आने वाली है उसको कम करने का एक बेस्ट वे क्या है, प्लानिंग करना। तो प्लानिंग इसमें भी मदद करती है। फोर्थ वन इज फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन। जब भी बात करते हैं प्लानिंग की तो हमने कोऑर्डिनेशन ऊपर भी पॉइंट पढ़ा, तो ये मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है कि जितने भी रिसोर्सेज और एफर्ट्स हैं उनको हम आपस में कोऑर्डिनेट करके रखते हैं।
फिफ्थ है डिसीजन मेकिंग। तो इसके बारे में हमने आगे इसका पूरा एक टॉपिक पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में, तो वहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे। वैसे क्या है कि प्लानिंग की वजह से हम अपना माइंडसेट इस तरीके का बना लेते हैं कि हमें पता है कि अगर हमने प्लानिंग करनी है तो हमें आसानी से ये पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है। तो ये क्या है, हम डिसीजन लेने में हमें आसानी हो जाती है, राइट। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना या एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस बना के रखना, मैंने कंबाइन कर दिए पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग की हेल्प से हम टाइमली कंप्लीशन तो कर लेते हैं अपने टास्क को, क्योंकि हमने प्लानिंग करी तो प्लानिंग से हमें पता है कि अगला टास्क क्या होगा और कब करना है। तो जब कब और क्या करना है, कैसे करना है, हमें सब पता है, तो हम टाइमली उस चीज़ को अचीव करने के लिए कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो बनी रहेगी। और इसी वजह से जब आपकी बैलेंसिंग रहेगी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, और स्टैंडर्ड्स टाइमली अचीव हो जाएंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके साथ इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो कंट्रोलिंग करना आसान हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं कि जब भी प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है। कैसे मीन्स इसमें स्टेप्स होते हैं कि प्लानिंग ऐसे नहीं कि प्लानिंग वर्ड है तो प्लानिंग कर ली, नहीं। प्लानिंग करने के लिए भी आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है सेटिंग द गोल्स। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या गोल सेट करना है, हमने क्या अचीव करना है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, तब तक हम कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप है गोल। गोल को सेट करिए, ठीक है, क्या बनेगा। नंबर टू, मतलब ज़्यादातर जो गोल होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेयरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो आप प्लानिंग आसानी से कर सकते हो। नंबर टू, कंडक्टिंग द सिचुएशन एनालिसिस। अब जहाँ पे भी आप जाओगे तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कंडक्ट करो उस चीज़ को कि मेरे पास एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता हूँ क्या वो आसान है कि मुश्किल है, कौन से रास्ते वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। फिर है डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने रास्ता ढूंढ लिया, मैंने ये देखा कि इस रास्ते से मैं आसानी से इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा ये नहीं कि एक ही रास्ता चुना और वहाँ पे चल पड़े। उसके ऑल्टरनेटिव कोर्स भी ढूंढो कि उसके अलावा और कौन कौन से आपके पास सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप वहाँ तक गोल को अचीव कर सकते हो अगर आपका ये रास्ता ना चला, यानी बैकअप प्लानिंग, राइट, बैकअप प्लानिंग का सोर्स। लेकिन ऑल्टरनेटिव मीन्स उस रास्ते को अगर हमने नहीं चुना तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। अब दूसरा रास्ता है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे रास्ते पे ही डिपेंड होना है, इसलिए फोर्थ है इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव। हमने ढूंढा कि मेरे पास एक रास्ता है मेन जो मैं चलने वाला हूँ, दूसरा है मेरे पास दो तीन ऐसे पड़े हुए हैं, अगर मैंने पहला अचीव नहीं करा तो मैं दूसरे तीसरे पे जा सकता हूँ। जो दूसरा तीसरा रखा है पहले उसे टेस्ट करो कि क्या वो सच में मेन प्लानिंग को ओवरकम कर सकता है, उसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है, तो उसे इवेल्युएट करना कहते हैं। कि जो मैंने एज अ बैकअप रखा हुआ है, जो ऑल्टरनेटिव रखे हैं वो असल में ऑल्टरनेटिव सही है कि नहीं है, उसमें से कौन सा बेस्ट है ये ढूंढना। और उसके बाद है सिलेक्टिंग द बेस्ट, मैंने अभी बता दिया, उसमें से बेस्ट ढूंढना कि जब हमने इवेलुएट कर दिया है कि हाँ ये मेरे सोर्सेज हैं, ये काम आने वाले हैं, और इसमें से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। जब मैंने बेस्ट ढूंढ लिया तो मुझे पता है कि मेरे पास बैकअप प्लान्स भी आ गए, मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी आ गया, अब मैं अपनी प्लानिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। यू कैन से दैट दिस इज द स्टेप ऑफ डेवलपिंग द या इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो एक्शन प्लान किया, उसके बाद मैंने अपने प्लान को असल में इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट तक कभी काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसे मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कवर क्या करना है, गोल बनाओ, ऑल्टरनेटिव ढूंढो, ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करो, इवेलुएट करके उसे बेस्ट चुनो कि कौन सा बेस्ट है। बेस्ट चुन के हमने बताना है कि भाई हमने अपने एक्शन प्लान को अचीव करा। अब एक्शन प्लान को डेवलप करो, यानी वहाँ लेकर जाओ कि इस मेन रास्ते पे चलना शुरू करो। जब चल पड़े हो इसका मतलब क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट द प्लान। जब हमने इम्प्लीमेंट करा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्लीमेंट करके बस काम ख़त्म, उसे मॉनिटर भी करो कि हमने वो चीज़ अचीव करी है कि नहीं करी जो हमने करनी थी। क्लियर। तो दिस इज़ द मेन थिंग। अब आ जाइए, चलिए अब शुरू हो जाता है हमारा अगला मेन इसमें टॉपिक, वो है डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट का, जो मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस करा था। तो डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो डिसीजन लेना क्या होता है कि मेरे पास एक है, मतलब मेरे पास ऑप्शन आ गया येस और नो, मैंने उस चीज़ को सिचुएशन को एनालिसिस करा और उसने पूछा कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना भाई कि मुझे करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना। सीधी हाँ या ना
हो जानी चाहिए। ऐसे होती है डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पे आपका डिसीजन लेने का जो क्राइटेरिया है और जो आपका माइंडसेट है वो बहुत तेज़ है और सही है। सही भी होना चाहिए, तेज़ नहीं, सही भी होना चाहिए। यू कैन से दैट इट इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस जिसे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ डोनेट करा जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल कैसे डिसीजन ले सकते हैं या ग्रुप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो एक डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट दो तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के साथ और ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक के साथ। तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग लेने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 है रैशनल। तो रैशनल क्या होता है कि आप कह सकते हो, रैशनल मतलब होता है एक अच्छा विचार लेकर, मतलब अच्छा मतलब यू कैन से दैट लॉजिक रीजनिंग। लॉजिक मतलब हर चीज़ के पीछे सोच समझ के एक्शन लेने वाला। रैशनल मतलब पता है इस चीज़ के बारे में, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये नहीं कि मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं, शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं, चलो जी शेयर खरीदने शुरू चले गए, ऐसा नहीं। वहाँ पे सही चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या होता है, तो जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, यू कैन से दैट जजमेंट की बात करते हैं, मतलब जब हमें पता है कि इस चीज़ में हम गए नहीं लेकिन हमें अच्छे से जजमेंट करी है इस चीज़ के बारे में, हमने इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है अच्छे से, यू कैन से दैट हमें इन्वेस्टमेंट की फील्ड में होने ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सपीरियंस, चलो उसमें आ गए, आने के बाद तो एक्सपीरियंस होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ जाने के पहले भी एक्सपीरियंस में होती है कि ये कैसी है, उसकी जजमेंट करी जाती है। 5-6 महीने हम उसमें बेशक काम नहीं करते लेकिन उसका एक्सपीरियंस लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितने मतलब कितना टाइम है, कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सभी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का इस्तेमाल करने के बाद जो प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एट इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो अब इस चीज़ को अच्छे से और समझ लीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज अमीशा एक मैनेजर है, ठीक है, नीड टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द न्यू सॉफ्टवेयर। उन्हें यह डिसाइड करना है कि क्या नए सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है एक मैनुअल प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए। तो शी माइट यूज़ अ रैशनल डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि देखो, अब आप न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हो तो न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में उसे नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो जब तक हमेशा एक मैनेजर है उसे इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ, नहीं एक अलग प्रोसेस ले लो, यानी एक डिसीजन मेकिंग ले लो, दैट इज कौन सी डिसीजन मेकिंग? रैशनल। रैशनल क्या होता है? उस फील्ड में जाकर, वहाँ के बारे में जानकर, सॉफ्टवेयर की चीज़ को ढूंढ कर, क्योंकि अभी हमने बात करी कि एक मैनेजर है वो ऑलरेडी किस चीज़ की मैनेजर होगी? एक कंपनी की मैनेजर होगी। वो कौन सी कंपनी होगी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी होगी। तो अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही है, नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती है, तो ऑटोमेटिकली वो कौन से डिसीजन मेकिंग ले रही है? रैशनल। ठीक है, तो दिस इज द मेन थिंग। वो क्या करेगी? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को देखेगी, रिटर्न्स को देखेगी, ऑब्जेक्टिव्स को देखेगी, कॉस्ट को देखेगी, कितनी कॉस्ट सेव हो रही है, उसके बाद जाके इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेगी। चलिए अब आ जाइए ग्रुप डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब तक आपके नाम से एग्जाम्पल डोनेट करी जाती है आपको उतना ही अच्छा लगता है और जल्दी याद होता है, तो इसलिए इस तरीके से आप जल्दी याद कर सकते हो। इसके बाद आता है ग्रुप का। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या है? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है? डेल्फी टेक्निक क्या होती है? या कंसाइंसनेट डिसीजन टेक्निक क्या होती है? सबसे पहली है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब यू कैन से दैट ऐसी टेक्निक जहां से लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज एक ग्रुप सेटिंग में बैठकर विदाउट इवेल्युएशन हम देखते हैं। मतलब क्या था कि हम ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में बैठकर कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे कि इस चीज़ का ये होगा, इस चीज़ का वो होगा। ग्रुप में बैठकर लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज ले रहे हैं कि हाँ तेरे क्या विचार हैं, तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम्हारे क्या विचार हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। की क्रिएटिव थिंकिंग निकल के आए कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। नंबर टू, अगर ग्रुप में आप डिसीजन लेना चाहते हो तो वहाँ पे क्या कर सकते हो? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स जहाँ पे पहले था हमने ग्रुप में बिठाकर सभी से पूछा कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। ग्रुप में बिठाओ लेकिन हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू जानो। मतलब उसमें तो किसी ने भी कह दिया ना,
पहली में किसी ने भी कह दिया, मतलब जनरेटिंग, ध्यान से देखो पहली में क्या लिखा है, जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया इन अ ग्रुप सिटिंग, ग्रुप सेटिंग में जाकर लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज को लेना, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरे में लिखा है इन्वॉल्व्स ग्रुप मेंबर जनरेटिंग एंड रैंकिंग द आइडियाज इंडिविजुअली एंड देन कंबाइनिंग एंड रैंकिंग देम एज अ ग्रुप टू अराइव एट अ कंसाइंस। मतलब मैंने 10 बंदे बिठाए हैं ग्रुप में, मैंने पहले से भी पूछा, दूसरे से भी पूछा, तीसरे से चौथे पांचवें, जो मुझे सही लगा उसे रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 देकर कंबाइन किया, फिर उसके बिहाफ पर डिसीजन लिया। दिस इज कॉल्ड ग्रुप, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। उसके बाद है डेल्फी टेक्निक, का मतलब है जिसमें हम इनपुट को, मतलब जिसमें क्या करते हैं, एक दिस टेक्निक ऑब्टेनिंग द इनपुट फ्रॉम द पैनल ऑफ एक्सपर्ट, इसमें हम एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मतलब क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स के पास एक क्वेश्चनर भेजते हैं इस चीज़ को फीडबैक लेने के लिए कि जो हमारी चीज़ थी या जो हमने आपको प्रोवाइड करा या जो भी इस चीज़ के बारे में आपका रिजल्ट है, जो आप चाहते, मतलब जो उनके विचार हैं उस क्वेश्चन में लिखे होंगे, उन्होंने बस क्या करना है, उस क्वेश्चन की सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। वो एज अ एक्सपर्ट हमें आंसर्स देंगे, हम उन सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन की वजह से जो इन्होंने आंसर दिए हैं उनसे हमारी प्लानिंग कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप डेल्फी टेक्निक। ठीक है। नंबर 4 है सेंसस डिसीजन मेकिंग। सेंसस डिसीजन मेकिंग भी अब ग्रुप मेंबर्स तो सभी में होंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम सेंसस यू कैन से दैट सभी को इकट्ठा करते हैं, मतलब पहले तो हमने अपनी मर्जी से इकट्ठे करे ना कि ये ग्रुप बनेगा, दूसरे में इतने 10 बंदे होंगे, इनके रैंकिंग देनी है। अब इसमें है ओपन कम्युनिकेशन, मैंने पूरी कंपनी को इनवाइट कर दिया कि कोई भी विचार है, किसी के पास भी कोई विचार है, एज अ ग्रुप मेंबर वो क्या कर सकता है, ओपन कम्युनिकेशन कर सकता है, लिसनिंग कर सकता है, सुन सकता है, आगे हमें बता सकता है विलिंगली। तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, जब हम सभी लोगों को एक साथ कह रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन करिए, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी। ठीक है। दिस इज अ ग्रुप टेक्निक। चलिए, तो इसके एग्जांपल आप मेरी बुक से पढ़ सकते हो। तो ये बुक आपको मेरे नॉर्मली वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, पेड भी हो सकती है, नोट्स चाहिए तो फ्रीली मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो उस तरीके से आप उसमें ले सकते हो, अदरवाइज प्लानिंग के जो नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट कितने तरीके का होता है। जब आप डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें 3 तरीके का इन्वायरमेंट होता है, सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स जिसके बारे में मुझे पता है, यानी एग्जांपल के तौर से बढ़ो कि व्हेन बाइंग अ प्रोडक्ट विद अ फिक्स प्राइस द डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट इज सर्टेन, मतलब बिकॉज द प्राइस इज नोन। जब हम क्या करते हैं, मतलब जब हम डिसीजन ले रहे हैं, मुझे पता है कि इस चीज़ को खरीदने का ये प्राइस है, मैं जाकर डिसीजन लिया, मैंने खरीद लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज अ, मुझे पता है। अगर हम, मतलब सिंपल सी बात है, ये नहीं कि उसका प्राइस बदल रहा है, फिक्स्ड, मैंने देखा कि हाँ भाई 100 रुपये इसका फिक्स प्राइस है, मैं गया बाय कर लिया, बात खत्म। दिस इज अ सर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग। नंबर 2, रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है, आप स्टॉक मार्केट में गए, आपने इन्वेस्ट कर दिया, मुझे पता नहीं है कि आने वाले टाइम पीरियड में इसका प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। दिस इज कॉल्ड रिस्की डिसीजन मेकिंग। नंबर 3 इज अनसर्टेनिटी। इसमें क्या एग्जांपल लोगे, इसमें क्या एग्जांपल लोगे, जब आप नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने चले गए, मतलब एक टेक्नोलॉजी है वो अभी नई स्टेज पे है, आपने सोचा कि यार ये ग्रो करेगी, बड़ा पैसा आएगा इसमें से, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पता चला कि भाई वो तो टेक्नोलॉजी डूब गई, वो तो आई नहीं। क्या हुआ वहाँ पे, अनसर्टेनिटी मीन्स आपको पता नहीं था उस समय ना। अनसर्टेनिटी मीन्स मुझे ये आइडिया था बस, लेकिन आइडिया आपके काम का नहीं है ना। आइडिया मतलब क्या होता है, आपके आइडिया। अनसर्टेनिटी मीन्स जिसके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि वो आने वाली है टेक्निक के नहीं, अगर आई नहीं तो नुकसान, यानी अनसर्टेनिटी। तो उसे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी के बेस पे आपने डिसीजन लिया, दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग। हाँ जी। चलिए, तो अगला हमारा एक लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजी का। तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो इसके बारे में देखिएगा। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का मतलब है कि यू कैन से दैट, प्लानिंग का मतलब है कि थिंकिंग इन एडवांस, और स्ट्रेटेजी क्या होता है, जब हम कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए कोई चीज़ या कोई प्लान तैयार करते हैं। स्ट्रेटेजी एक प्लान है और प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग एक प्रोसेस है और प्लान एक स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी एक प्लान है जो हम कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए इस्तेमाल करते हैं या मेक करते हैं, यानी बनाते हैं। प्लानिंग क्या है, एक रोड मैप है कि हमने कैसे का टास्क को करना है। स्ट्रेटजी एक पाथ होता है कि कैसे हमने, मतलब रोड टास्क मीन्स एक पूरा रोड है, वहाँ पे सिर्फ एक जरिया है कि इस चीज़ को कैसे करेंगे। ठीक है।
जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वो एक थिंकिंग है, जबकि स्ट्रेटजी एक एक्शन होता है कि हमने कॉम्पिटिटर्स को अब हराना ही है। प्लानिंग में अजम्पशंस करी जाती हैं ज़्यादा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्ट्रेटजी का पता है कि भाई प्रैक्टिकली काम करना है, इसको ऐसे हराना है, दैट्स इट, बात खत्म। नंबर 5 इज़ प्लानिंग प्रिवेंटिव है, मतलब हमें बचाव करने के लिए करी जाती है, जबकि स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स को हराने के लिए ये काम करते हैं। प्लानिंग क्या है, एक सेकंड सीक्वेंस है, मतलब प्लानिंग को हम सेकंड नंबर पे करते हैं आफ्टर द स्ट्रेटजी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी में पहले देखा जाता है कि भाई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है, जब हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे देयर आफ्टर हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। क्लियर? अब इसके अलावा अगर इसमें कोई और टॉपिक आपके सामने आता है तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसको भी, मैं मतलब उसको भी वीडियो जल्दी कन्वर्ट कर दूंगा अगर आपका वो टॉपिक कवर नहीं हुआ होगा इस वीडियो में। अदरवाइज आप एक बार नोट्स में चेक कर सकते हो, क्या पता आपको वहाँ पे एक छोटे मोटे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं अंडरस्टैंड करवाए वहाँ पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो में जितना कवर हुआ है प्लानिंग के बारे में, दिस इज सो सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। आई होप ये मैराथन आपको 20 मिनट्स का जो है वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी प्लानिंग के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक किए बगैर जाना मत और पार्ट 3 का इंतजार जल्दी करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।